आज संडे है और मैं थोड़ा हॉल थोड़ा कम भरा हुआ देख रहा हूँ, लेकिन जितने भी यहाँ पर कैडेट्स एंड ऑडियंस है यहाँ पर, उनका मैं स्वागत करता हूँ तहे दिल से। तो आज ये टॉपिक जो है थोड़ा बोरिंग नहीं करेंगे, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, पैट्रियटिज्म थ्रू फ्रेम्स, यानी कि देशभक्ति फिल्मों द्वारा किस तरह प्रदर्शित की जाती है, ये हम आज चर्चा करेंगे। और मैं बहुत ही आभारी हूँ थ्राइव का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है यहाँ पर इस सेशन को मॉडरेट करने के लिए। बिकॉज मेरे साथ दो बहुत ही अव्वल दर्जे के राइटर और ऑफिसर्स बैठे हैं, जिन्होंने यूनिफॉर्म में अपनी सर्विस दिया है इस देश को। सबसे पहले मैं कमांडेंट कुलप्रीत यादव के बारे में बताना चाहता हूँ। इन्होंने 23 इयर्स जो सर्व किया है कोस्ट गार्ड में, और उसके बाद उन्होंने कई अनगिनत 16 किताबें लिखी हैं। रिटायरमेंट से पहले ये 4 किताबें लिख चुके थे। और जनरल चतुर्वेदी जी, जो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपना पहला नॉवल लिखा है, वो भी एक फिक्शन नॉवल है, तो हम आज उस पर बात करना चाहेंगे। वेलकम जनरल चतुर्वेदी एंड कमांडेंट कुलप्रीत। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पैट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति हम फिल्मों में देखते हैं, तो हमें अनायास ही याद आता है कि किस तरीके से 1962 वॉर की कौन सी फिल्म थी, बताइए आप, जो बहुत पॉपुलर हुई थी? हकीकत। ओके। उसके बाद बॉर्डर फिल्म आई, जिसमें 1971 का बैटल ऑफ लोंगेवाला के बारे में फिल्म को दर्शाया गया। उसके बाद काफ़ी पॉपुलर फिल्म रही जो कि शेरशाह, जो कि परमवीर चक्र विक्रम बत्रा द्वारा जो ऑपरेशंस किए गए कारगिल में, उसके ऊपर उनकी बायोपिक थी। और ये खुशकिस्मती है हमारी कि शेरशाह फिल्म के जो राइटर टीम के एक मेंबर हैं हमारे साथ यहाँ पर, मिस्टर विक्रम सुराना। सो ही इज हियर, और इन्होंने शेरशाह कहानी लिखी है और जो आपने फिल्म में देखा। और उसके बाद बहुत रिसेंटली आपने अगर देखा हो, एक तमिल फिल्म थी अमारन, जो कि मुकुंद वरदराजन, मेजर मुकुंद वरदराजन के बायोपिक थी राष्ट्रीय राइफल में, उनको अशोका चक्र मिला था। उसके बाद बहुत ही सुंदर पिक्चर 2024 की रिलीज फिल्म है, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स, वो देखनी चाहिए आप। तो सर, सबसे पहले मैं आई विल आस्क बोथ ऑफ यू कि आपके जो नॉवेल्स मैंने देखे, जैसे आपका सर पेंडेमिक परस्यूट, और आपके जो नॉवेल्स मैंने देखे द गर्ल हु लव द स्पाई, और बहुत सारे नॉवेल्स जो आपने लिखे हैं, बैटल ऑफ हाजीपीर, बैटल ऑफ रैजंगला, तो इसमें जो सोल है या जो बेड रॉक है वो देशभक्ति है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये देशभक्ति कैसे आपको इंस्पायर किया उन्होंने अपने इस स्टोरी टेलिंग में? आई विल स्टार्ट विद जनरल। थैंक यू। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मैं कल बोला है वो आज नहीं बोलूँगा, कोशिश करूँगा नहीं बोलूँगा। और जैसे इन्होंने तो बड़े सीरियस सवाल किए हैं कि देशभक्ति के बारे में, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरे पास में ख्याल आया कि मैं रिटायर हुआ और 1 महीने के भीतर ही कोविड आ गया। तो कोविड में सब घर में बंद, कुछ काम करने के लिए नहीं, तो घर में झाड़ू पोछा भी मैं ही लगा रहा था। तो फिर मैंने अपनी वाइफ को बोला जो यहाँ पर है कि भाई मैं किताब लिखना चाहता हूँ। तो मेरे मुंह पे हंसी, क्या आप किताब लिखोगे, है ना, आपने हमेशा बंदूक पकड़ी है, कलम तो कहीं पकड़ी नहीं। खैर, तो मेरे दिमाग में आई बात कि मैं किताब लिखूँ। जैसे मैं कमांडेंट यादव से बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि मुझे पढ़ने का शौक़ था, तो मुझे भी पढ़ने का शौक़ था। और बचपन से ही, स्कूल से ही काफ़ी शौक़ था। एनेट ब्लिटन की वो फेमस 5 से शुरू हुई कहानियाँ, और फिर ऑर्थर हेली, और फिर आयन रैंड, सब हम जो आगे बैठे हैं ये सब समझ सकते हैं इन बातों को। और मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी कि मैं भी किताब लिख के देखूँ भी लिख पाऊँगा कि नहीं लिख पाऊँगा। और मेरे दोस्तों ने बोला कि छोड़ यार, तू क्या, है ना, किताब लिखेगा, है ना। दोस्त जो होते हैं वो आपको बिल्कुल ज़मीन पर रखते हैं, है ना। तो फिर ठीक है, मैंने तकरीबन 2 साल मुझे लगे। मैंने गिव अप भी कर दिया बीच में, क्योंकि मैं हाथ से लिख रहा था, और फिर उसको टाइप करना है, और फिर उसको अमेंड करना है,
और मैं सेव नहीं कर पाता था। मतलब मैं अपने बच्चे को बोलता था आप कर दो, कहते नहीं पापा आप करो, आप सीखोगे खुद करोगे। तो काफ़ी कठिनाइयाँ आई। अभी कल भास्कर का जवाब देने के लिए ये जो देशभक्ति की भावना है वो एक बहुत स्वाभाविक भावना है जो बचपन से हमारे अंदर शुरू हो जाती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं बहुत छोटा था तो हमारे घर के आगे से जब ये फौजी गाड़ियाँ निकलती थी, 3 टन 1 टन जो निकलती थी, तो मैं उनको सलूट करता था। और उसके बाद फिर मुझे याद है कि मेरी कोई बर्थडे पे मेरे पेरेंट्स ने, पिताजी ने एक फ़ौजी वर्दी दी थी, तो छोटे से बच्चे को फ़ौजी वर्दी पहनने, तब से शौक़ था। और फिर एक बार RIMC में भर्ती हो गए, फिर NDA-IMA में चले गए, तो वो देशभक्ति आपके अंदर ही एक कोर क्वालिटी हो गई। जैसे हम बोलते हैं कोर क्वालिटी होती हैं, तो वो एक कोर क्वालिटी देशभक्ति की आ गई। और हर चीज़, हर एक एक्शन वो देशभक्ति से ही प्रेरित होता है। तो ये जनरल ने बताया है कि जिस तरीके से उन्होंने ये बुक लिखी है पैंडेमिक परस्यूट, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो वो इतना इंटरेस्टिंग है एंड इट मूव्स फ्रॉम इंडिया टू US टू चाइना टू यूरोप एंड द कैरेक्टर्स इतने, मतलब उसमें डिटेल्ड कैरेक्टराइजेशन हो रखी है और इतना पैट्रियटिज्म, जो मैं बोल रहा था कि जो उनकी अंडरलाइन है वो पैट्रियटिज्म ही है। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है, आपको वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। और मैं अब मूव करता हूँ कमनान कुलप्रीत जी का। आप मुझे बताएं कि द गर्ल हु लव द स्पाई से बेटर अगर आप द बैटल ऑफ हाजीपीर, जो कि इनकी रीसेंट बुक है 2024 में रिलीज, तो वो बैटल ऑफ हाजीपीर के बारे में अगर कुछ बताना चाहें तो हमारे कैडेट्स को बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू बी इन योर वंडरफुल सिटी। देहरादून बहुत ही खूबसूरत शहर है, मुझे आके बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे। पेट्रोटिज्म का पहले वाला क्वेश्चन आपका सर, पेट्रोटिज्म का मायना क्या है मेरे लिए? तो मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, तो हमारा तो DNA ही ऑलिव ग्रीन है। और मैं 3rd जनरेशन सोल्जर हूँ। मेरे फादर एयरफोर्स में थे, मेरे ग्रैंडफादर रॉयल इंडियन आर्मी में थे। तो हमेशा से सबको यूनिफॉर्म में ही देखा है। गांव में जाओ, और अगर आप में से आई एम श्योर कईयों ने सुना होगा, आई हेल फ्रॉम अ फेयरली लार्ज विलेज इन हरियाणा, इट इज़ कॉल्ड कोसली, एंड कोसली इज गॉट द डिस्टिंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम डिफेंस ऑफिसर्स इन इंडिया। इवन टुडे इफ यू गो टू विलेज कोसली, उसको बोलते हैं 52 बंगला कोसली। Just after independence also there were 52 huge bungalows which exist even today in that wonderful village of mine. So हमने तो सांस ही फौज वाली ली थी और देखा ही सब कुछ था। हालांकि मैं बोलना ज़रूर चाहता हूँ आज कि मैं थोड़ा सा अलग ज़रूर था। मेरा ब्रदर ज़्यादा फोर्सेस में इंटरेस्टेड था, मैं थोड़ा सा कम था। तो मैं थोड़ा सा रीडिंग में इंटरेस्टेड था। मेरा कहीं ना कहीं दिमाग में थोड़ा फिल्म वाला भी एक लेटेंट स्टेज में चल ही रहा था। Finally, long story short, I ended up joining a wonderful organization called the Indian Coast Guard. Youngsters, आपको बता दूं, it is one of the most efficient government organizations in India today. I'm not saying only because I've been a part of it, but because it is also a fact. जैसे आप हॉलीवुड पिक्चर देखते हैं ना, 000 आवर्स में ये हुआ, 0001 फोन गया, 0002 गाड़ी शुरू हुई, फिर वेपन लोड हुआ, शिप गया पानी में, या कोई सोल्जर भाग के गया। एग्जैक्टली विद दैट प्रिसिशन इंडियन कोस्ट गार्ड वर्क्स। दिस इज अ फैक्ट। सो वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने 23 साल वहाँ काम किया, और सर्विस ने मेरी राइटिंग को बड़ा सपोर्ट किया। मेरी पहली किताब सर्विस में रहते रहते आ गई थी। इट वॉजंट द गर्ल हू लव्ड अ स्पाई, इट वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी बुक। इनफैक्ट आजकल मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जब उसको उठाता हूँ तो मेरे को कई बार लगता है कि यार ये इतनी साधारण किताब और इतनी मतलब बीच बीच में बोरिंग से किताब मैंने ही लिखी थी क्या। खैर लंबी जर्नी है, 16 बुक्स हो गई हैं। सिंस आपने पूछा बैटल ऑफ हाजीपीर के बारे में, ज़रूर बताना चाहूँगा ये है बैटल ऑफ हाजीपीर। एंड पर्टिकुलरली यंगस्टर्स को बताना चाहूँगा कि 1965 में कश्मीर तकरीबन हिंदुस्तान के हाथ से निकल गया था। पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था कॉल्ड ऑपरेशन जिब्राल्टर, जिसके तहत उन्होंने लगभग 30,000 टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेटर्स कश्मीर में भेज दिए थे। और इंडियन गवर्नमेंट उनसे फाइट नहीं कर पा रही थी उस समय, क्योंकि पता नहीं था कौन सिविलियन है कौन सोल्जर है, और वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक कर रहे थे, उनका इंस्ट्रक्शन ही वो था। और उस स्टेज पे एक हमारे ऑफिसर होते थे लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह,
उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम बॉर्डर क्रॉस करके एक सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और हाजीपीर पास करके एक पाकिस्तान टेरिटरी में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, उसको हम कैप्चर करेंगे। तो उसको कैसे कैप्चर किया गया, अगस्त के महीने में 1965 में जब बारिश हो रही थी, सोल्जर्स फिसल फिसल के गिर रहे थे, उनकी यूनिफॉर्म बहुत गीली होकर हैवी हो चुकी थी, खाना गर्म बन नहीं सकता था बिकॉज आग जलाओगे तो सामने दुश्मन को पता चल जाएगा। तो उस लड़ाई को कैसे कई दिनों के ऊपर उसको लड़ा गया और कैसे हमने हाजीपीर पास को कैप्चर किया। ना केवल हाजीपीर पास को कैप्चर किया, उसके इर्द गिर्द का हमने, अगर आप मैप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा लैंड मास है जो कश्मीर के अंदर आता है, इट इज कॉल्ड एज हाजीपीर बल्ज। लगभग 500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमने कैप्चर किया। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, ट्रैजिक बात दो हैं। पहली तो ये कि उसके 3 महीने बाद इंडियन गवर्नमेंट ने हाजीपीर पास और सारी लैंड पाकिस्तान को वापस कर दी, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे को एक स्टेटमेंट, एक हमारे साथ एग्रीमेंट किया कि हम लोग हाजीपीर पास को कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, इन्फिल्ट्रेशन के लिए हमसे गलती हो गई, हमको माफ़ कर दो। और 1965 की दुनिया अलग थी, वी वर बोथ द कंट्रीज वर न्यू कंट्रीज। इंडिया ने एल्डर ब्रदर का रोल प्ले किया और खैर उनको वो लैंड वापस दे दी। तो हमारे सैक्रिफाइस सोल्जर का जो है वो वैसे ही रह गया। दूसरी हैरान करने वाली बात ये है कि आज तक 1965 से लेके अब तक किसी ने डेडिकेटेड बैटल ऑफ हाजीपीर पे किताब नहीं लिखी है। तो मेरे को लगा कि इसमें जो सोल्जर्स ने फाइट किया था उसमें से 2 सोल्जर मेरे रिश्तेदार भी थे, तो मैं उनकी कहानियां बचपन में सुनता रहता था और मेरे को बड़ा दुख लगता था कि इन सोल्जर्स की सैक्रिफाइस के बारे में देश को नहीं पता है। जवान थे दोनों, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि मेरे को ये काम करना चाहिए। तब तक मैं काफ़ी किताबें लिख चुका था और मुझे बड़ी खुशी है कि लास्ट ईयर ये किताब आई और ये बड़ी ही मोटिवेटिंग सिंपल लैंग्वेज की किताब है। एनसीसी के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे और बाकी यंगस्टर जो पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़ें। थैंक यू। बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है, इनकी जर्नी है राइटिंग में। और अब मैं जनरल चतुर्वेदी जी से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि उनका जो उनकी जो किताब है पैंडेमिक परस्यूट, उसमें जो कैरेक्टर्स हैं, जो उसमें किरदार हैं, वो बहुत ही मेक बिलीव, मतलब ऐसा लगता है कि वो किरदार हमने देखे हैं कहीं ना कहीं। और ये उनकी फिक्शन, पहली फिक्शन बुक है। सो मैं चाहता हूँ कि आप ताली बजाएं, वो इतने अच्छे सर, मैंने जब वो कैरेक्टर्स पढ़े तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे। तो जैसे कि सर आपका कैरेक्टर है विद्या अय्यर एंड आशिक अली एंड चाइनीज गर्ल हुस्न फू ली। अब ये कैरेक्टर्स आप सोचिए कि ये लोग मिलकर एक पैंडेमिक के जो हमारा जो कोविड वाला जो वो था वायरस, उसका इतना बड़ा कॉन्स्पिरेसी को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट्स सच अ आई ओपनिंग स्टोरी, और वो फिक्शन है सोचिए, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें सर आपने ऐसा लगा कि ये सिचुएशंस हमने सुनी है कहीं पे। तो सर ये कैरेक्टर्स कैसे आपने डेवलप किया, या उसको कैसे आपने गढ़ा, कैरेक्टर्स को गढ़ा? तो सबसे पहले तो बता दूं कि कर्नल भास्कर को मैं इससे पहले नहीं जानता था और मैंने इन्हें कल डिनर भी नहीं खिलाया तो और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि मैं आश्चर्यचकित भी हूँ कि मेरी किताब पढ़ के वो उसकी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बोला नहीं मेरे दोस्तों ने बोला ठीक ठाक है, तुम दूसरी किताब भी लिख सकते हो, तकरीबन लिख सकते हो। तो ऑन अ मोर सीरियस नोट, जो कर्नल भास्कर का सवाल है कि ये जो 4 यंग किरदार हैं, बेसिकली 4 youngsters who are working as in a multinational software IT company, or they are instructed by President Trump, that time he was the president, to develop an app actually to avoid the coronavirus. So that is a basic thing. And then I always had in mind, I thought that the South Indian Brahmins are very sharp in their mind. If you take names, they're very, very sharp. Tambrams. The Tambrams you call. So the first Indian guy, of course, Vidyasagar, Iyer, as you said, and then the Pakistani guy. I always thought one should put in a Pakistani guy for little masala, and of course the Chinese girl. The names also, one is Ashik Ali, the other is Husn, Lee.
and then the American guy, of course, and then they four are tasked, and they meet, and they get into teams together, and that's how the story continues. I mean, starts, and then it gets more interesting. So the idea which came to mind was, yes, it should be youngster based. And again, one of my friends gave me a call, and he said, so when are you writing your next book? I said, come on, I mean, let me just bask in this glory of having written a book. He said, no, you have to write another book in 3 months now. Quick, like edit written, famous 5 or something, go to the next one. So the end of the story, I have left it, and the end of the story is also actually motivated by a fact that our ancient literature, the ancient Indian literature, did not give you a complete ending, which to our human minds today, we are so conditioned that we want a closure, this way or that way. What happened? So Indian literature, if you read, you will find that the endings are vague, that you can think of as to how this would have ended, either this way or that way. So one has taken inspiration from that. Something like that novel of The Night of January 16th by Ayn Rand. So you can take your own decisions. But unlike that, I have given myself this liberty to write another sequel to the book, and continue further if I get more readers like Karan Bhaskar. Thank you, sir. Actually, for the first book, this book is absolutely wonderful, covering all the basics of creative writing. So, moving on to कमरान कुलप्रीत. NCC कैडेट्स बैठे हैं यहाँ पर, तो मैं ये बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि कमरान कुलप्रीत NCC C सर्टिफिकेट होल्डर हैं और एयर विंग के थे वो, एंड सो ही इज़ वन ऑफ यू. तो आप यहाँ पर बैठे हैं तो आप इनके इंट्रोडक्शन में मिस्टर मान सिंह ने बहुत अच्छी तरह बताया कि इनके पास इतने हुनर हैं कि इन्होंने बुक्स लिखी, इन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया, इन्होंने फिल्म को प्रोड्यूस किया. मतलब ये एक एंटरप्रेन्योर हैं. मतलब आप कोई भी चीज़ ले तो वो उसमें इन्होंने इनके अंदर वो कला है. तो मैं कमरान कुलप्रीत से ये जानना चाहता हूँ कि इनकी जो ये फिल्म, वेब सीरीज, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, एक्टिंग, आपने अगर रिसेंटली द आर्चीज मूवी देखी हो, जिसमें अगस्त नंदा एंड खुशी कपूर एंड ऑल वो सारे हैं, तो उसमें जो क्लब हाउस के मैनेजर हैं वो कमरान कुलदीप है. तो ही इज इनटू एक्टिंग एज वेल, एंड उन्होंने और भी वेब सीरीज और कई उन्होंने शॉर्ट फिल्म्स में काम किया है और बहुत बढ़िया कुछ आने भी वाली है. तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इतने सारे कलाओं को किस तरह से बैलेंस करते हैं. और हम देखते हैं कि हिंदी फिल्म्स में या इंडियन फिल्म्स में डिफेंस फोर्सेस को या आर्म फोर्सेस को जो दिखाया जाता है, कई बार बहुत अच्छी तरह उसको हैंडल किया जाता है सेंसिटिव तरीके से, और कई बार उसको इतना अच्छी तरह रिसर्च नहीं किया जाता. और वो जब फिल्म आती है, जैसे मेजर साहब जिसमें अमिताभ बच्चन, अजय देवगन थे, वो पिक्चर अगर आप देखेंगे तो आपको हंसी आएगी कि आर्म फोर्सेस, आर्मी ऐसे होती है, एनडीए ऐसा दिखाया जाता है. लेकिन अगर आप लक्ष्य देखेंगे या आमरण देखेंगे या आप बॉर्डर देखते हैं, या तो उसमें काफ़ी रिसर्च वर्क होता है. और एक छोटा सा एनेक्डोट यहाँ पर मैं भी बता दूँ कि मैंने एक फिल्म में एक्टिंग करी अभी. वो फिल्म अंडर प्रोडक्शन है, जो कि अरुण खेत्रपाल, हमारे लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल थे, उनकी बायोपिक बन रही है, और उसमें मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी का कमांडेंट बना हुआ हूँ. सो वो मैं सबसे पहले जाके मैंने यही पूछा, क्योंकि आई वॉज वेरी एप्रीहेंसिव कि मैं एनडीए कमांडेंट हूँ, पता नहीं ये लोग क्या एनडीए दिखाएंगे, एंड आई एम एन एल्यूमिनाई ऑफ एनडीए. तो मैंने पूछा उनसे कि डायरेक्टर इज श्रीराम राघवन. सो आई आस्क्ड हिम कि हाउ डिड यू गो अबाउट द रिसर्च वर्क. तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारी पूरी टीम पहले 2 साल तक तो रिसर्च ही करती रही है इस फिल्म के ऊपर. और द यूनिट ऑफ अरुण खेत्रपाल 17 पूना हॉर्स, उनके ऑफिसर्स को इनकॉर्पोरेट किया, उस ब्रिगेड के ऑफिसर्स के साथ, पाकिस्तान के ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्शन किया, और तब जाके वो रिसर्च वर्क हुआ, और वो काफ़ी अच्छी बनेगी. आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, और वो दिसंबर में रिलीज होगी.
सो कमरान कुलप्रीत, आप मुझे इस जर्नी के बारे में बताइए, आपकी जो फिल्म और वेब सीरीज और क्रिएटिव आर्ट की ये है, और एक अच्छी डिफेंस रिलेटेड फिल्म को क्या क्या मद्देनजर रखना चाहिए कि वो पब्लिक को बहुत पसंद है। थैंक यू। थैंक यू। मोटे तौर पे क्या होता है कि जो पहले डिफेंस सब्जेक्ट पे जो फिल्में बनती थी वो काफ़ी मतलब इतनी इम्प्रेसिव नहीं होती थी, रिसर्च बहुत ज़्यादा नहीं होता था और काफ़ी प्लॉट जो है फार फेच लगता था। लेकिन आजकल जैसा आपने बोला कि प्रोडक्शन कंपनीज जो हैं वो 2-3 साल लगाते हैं। कई बार आई नो सम ऑफिसर्स हु हैव बीन हायर्ड एज कंसल्टेंट्स फॉर सर्टेन आर्म फोर्सेस रिलेटेड फिल्म और डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट, विच आई थिंक इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो मेरे को लग रहा है हो क्या रहा है कि जो फिल्म वर्ल्ड है और जो एक डिफेंस वर्ल्ड है वो एक दो अलग दुनिया थी, वो धीरे धीरे उसमें कुछ थोड़ा थोड़ा ओवरलैप हो रहा है। बहुत सारे फोर्सेस वाले लोग आजकल फिल्म इंडस्ट्री में भी कोशिश करते हैं और फिल्म इंडस्ट्री वाले जो लोग हैं वो अपने रिश्तेदार और दोस्त ढूंढते हैं आर्म फोर्सेस में, और इस वजह से मेरे को लगता है कि फिल्में थोड़ी सी बेटर बन रही हैं। एनसीसी के बारे में ज़रूर बोलना चाहूँगा। एनसीसी में मैं ज़रूर था 3 साल तक और मैं अंडर ऑफिसर नहीं बन पाया और सीनियर अंडर ऑफिसर नहीं बन पाया, मैं कुछ भी नहीं बन पाया, मैं एक नॉर्मल सार्जेंट